हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद शिक्षा केंद्र पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना क्या है कार्बन के बारे में, फिर उसके बाद किसके बारे में जानना है, कार्बन के यौगिकों के बारे में। आइए हम लोग सबसे पहला डिस्कशन कार्बन पर करते हैं। कार्बन है क्या? तो कार्बन की बात करें, कार्बन एक तत्व है। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है अभी तक? तो अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें कार्बन भी एक तत्व है। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। क्लियर? कार्बन एक तत्व है, पहली बात याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगली बात जो याद रखेंगे, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। क्लियर? ये बात भी याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि कार्बन चूँकि तत्वों को कहाँ व्यवस्थित किया गया है? तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। तो आवर्त सारणी में कार्बन किस जगह पर है, किस समूह में और किस आवर्त में है? अगर इसकी बात की जाए तो कार्बन किस समूह में है? कार्बन 14वें समूह में उपस्थित है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और कार्बन की आवर्त की बात की जाए तो कार्बन सेकंड आवर्त में स्थित है। क्लियर? तो कार्बन के बारे में ये बेसिक बातें हैं। क्या बातें हैं? कि कार्बन एक तत्व है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। क्लियर? जिसका परमाणु भार 12 है और ये 14वें आवर्त सारणी में टोटल कितने समूह हैं? 18। और कितने आवर्त हैं? 7। तो ये 14वें समूह में उपस्थित है और दूसरे आवर्त में उपस्थित है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, यदि हम लोग कार्बन शब्द की बात करें तो जो कार्बन शब्द है, कार्बन शब्द की बात करें तो यह लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से आया है। ठीक है, जो कार्बन शब्द है यह लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से आया है। क्लियर? कार्बो का मतलब क्या होता? कार्बो का मतलब होता है कोयला, यानी कार्बन ही कोयला है या कोयला ही कार्बन है। क्लियर? इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कार्बन की ये सब बेसिक जानकारियां हैं। ठीक, अगर आगे हम लोग बात करें तो कार्बन प्रकृति में या कार्बन की उपस्थिति कितनी है, ये पहली बात थी जिसे आप लोग याद रखेंगे। ये दूसरा बात है। तीसरी बात क्या याद रखेंगे? कार्बन कितनी मात्रा में कहाँ पाया जाता? तो यदि पृथ्वी के भूप्रपटी की बात की जाए, भूप्रपटी का मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह की बात की जाए, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह में, पृथ्वी के ऊपरी सतह में कार्बन की बात की जाए तो कार्बन 0.02% पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी सतह में कार्बन कितनी मात्रा में पाया जाता? 0.02% पाया जाता। और अगली बात, इसी में एक बात, ये ए नंबर और बी नंबर क्या याद रखेंगे कि इस किस रूप में पाया जाता? 0.02% खनिज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और यदि इसी कार्बन की बात की जाए कि कार्बन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता, तो कार्बन इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। तो कार्बन वायुमंडल में, कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। क्लियर? ये बात भी आप सब याद रखेंगे। क्लियर है? तो कार्बन के बारे में पहली बात, दूसरी और ये तीसरी। चौथी बात क्या होगी कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, या किन किन चीज़ों में पाया जाता? तो कार्बन की बात करें, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में कार्बन पाया जाता है। क्लियर? हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में कार्बन पाया जाता। कपड़ों में की बात करें, कपड़े में या कपड़ों में जो हम लोग बीमार होने पे दवा खाते हैं उनमें कार्बन पाया जाता है।
यानी दवाओं में भी कार्बन पाया जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ये फर्नीचर, जो फर्नीचर यूज करते हैं हम लोग, उसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जो अगर हम लोग बात करें कोयले की बात करें, कोयला तो कार्बन है ही, यहाँ भी पाया जाता। पेट्रोल की बात करें और वह किस, उसमें भी क्या पाया जाता, कार्बन पाया जाता है। डीजल की बात करें उसमें भी क्या पाया जाता, कार्बन पाया जाता है। आदि कई सारी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। यानी इसका ये मतलब है कि कार्बन के बगैर जीवन संभव नहीं है। लगभग कार्बन चूँकि वायुमंडल में और पृथ्वी के भूप्रपटी में पाया जाता तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन लगभग सारी चीज़ों में कार्बन पाया जाता। या ऐसा कहते जिन भी पदार्थों को जलाने पर धुआं उठता है उसमें क्या पाया जाता, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें कार्बन के बारे में हैं। अब यदि हम लोग बात करें कि जैसा कि तीसरे चैप्टर में हमने आयनिक बंध के बारे में जाना कि आयनिक बंध क्या होता है, तो हमने वहाँ देखा कि आयनिक बंध धातुओं और अधातुओं के बीच बनने वाला बंध होता है। यानी बंध क्या होता है कि जिस आकर्षण बल के द्वारा दो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं वही आकर्षण बल बंध या आबंध या बॉन्ड कहलाता है। क्लियर, तो पिछला जो चैप्टर था तीसरा वाला धातु और अधातु, उसमें हमने आयनिक बंध के बारे में जाना। जिन यौगिकों में आयनिक बंध होता है उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन कौन सा बंध बनाता होगा, अगर हमें इस पे डिस्कशन करना हो। ठीक है, तो हमने आयनिक यौगिकों, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आयनिक यौगिक की बात करें, आयनिक यौगिक और हम लोग कार्बनिक यौगिक की बात करें, आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक की बात करें, तो जो पहली बात आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिकों में देखने को मिली तो ये देखा गया कि जो आयनिक यौगिक होते हैं का आयनिक यौगिक के जो परमाणु होते हैं वे प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके परमाणु प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा नहीं बंधे होते। तो दोनों में डिफरेंस पहला क्या है कि ये इनके परमाणु की बात करें, इनके परमाणु प्रबल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ये किसके बारे में है, आयनिक यौगिकों के बारे में है। ठीक है, हमें क्या देखना है, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कार्बन कौन सा यौगिक है या कार्बन कौन सा बंध बनाता होगा। ठीक है, चूंकि ये आयनिक यौगिक में आयनिक बंध है तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंध होता होगा, हमें इस पर डिस्कशन करना है। तो आयनिक यौगिक की बात की जाए तो इनके परमाणु प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते और इनके परमाणु प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा नहीं बंधे होते। यानी इनमें इनके परमाणुओं के बीच, इनके परमाणुओं के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल नहीं होता है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप सब याद रखेंगे। क्लियर है, ये पहला डिफरेंस था। अगर दूसरा डिफरेंस की बात करें तो जो आयनिक यौगिक होते हैं, यानी जिन यौगिकों के परमाणुओं के बीच आयनिक बंध होता है, अगर उनकी बात की जाए तो उनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक का मतलब जिस ताप पर कोई ठोस गल जाता है, और क्वथनांक का मतलब जिस पर उबल जाता है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होता है। इन यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, उच्च का मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हम लोग कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो इन यौगिकों का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। इन यौगिकों
का गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है? निम्न होता है। ठीक है, ये बात आप सबको याद रखना होगा। क्लियर है? तीसरी जो बात डिफरेंस है, हम पता क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चूँकि हम लोग आयनिक यौगिक पढ़ के आए हैं, आयनिक बंध के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो आयनिक यौगिकों का और कार्बनिक यौगिकों की तुलना कर रहे हैं कि क्या कार्बन में ये आयनिक बंध पाया जाता। तो देख रहे हैं जिनमें भी आयनिक बंध पाया जाता है उनका जो गुण है, कार्बनिक यौगिक में जो गुण पाया जाता है, दोनों डिफरेंस है। तीसरा जो डिफरेंस इन लोगों में देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ये इनमें क्या होता है, गलित अवस्था या जलीय विलयन में, गलित अवस्था या जलीय, गलित का मतलब पिघला हुआ, गला हुआ, और जलीय विलयन का मतलब जल में घोल दिया गया है। ठीक है, गलित और जलीय में डिफरेंस क्या है? गलित का मतलब बस गला हुआ है, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा नहीं है, और जलीय विलयन का मतलब क्या है? जल का मात्रा बहुत ज़्यादा है। गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक हैं, विद्युत के सुचालक हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको जल में डाला जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी तो कौन है? या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो। तो इनमें मुक्त आयन होते हैं गलित अवस्था या जलीय विलयन में, तो वे विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो ये जो कार्बनिक यौगिक है इनमें मुक्त आयन नहीं होता। गलित या जलीय विलयन में इनमें मुक्त आयन नहीं होता है। तो आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में बहुत सारा डिफरेंस है, यानी कि जो कार्बन आयनिक बंध नहीं बनाता होगा, तो बात आएगी कि कार्बन कौन सा बंध बनाता होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कार्बन कौन सा बंध बना रहा होगा उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने ये देखा कि जो कार्बन है वह ना वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो बात ये आएगी, तो कार्बन कर क्या रहा होगा? क्लियर? ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब कार्बन आयनिक बंध नहीं बनाएगा। तो पहली बात ये है कि कार्बन बंध कौन सा बनाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं उसी के बारे में। अगर कार्बन की बात की जाए तो आप सबको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। क्लियर? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 4 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे? 6, और कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। क्लियर? चूँकि प्रोटॉन तो नाभिक में होता है, तो किसको, और इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो व्यवस्थित किसको किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को। कैसे? तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यदि हम लोग बात करें तो कार्बन क्या चाहेगा? कार्बन चाहेगा कि इसका जो बाहरी कोश है, उसका जो बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाए। तो बात ये आती है कि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूप का होता है? तो उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन होना उसी को ऑक्टेट रूल कहा जाता है, अष्टक नियम कहा जाता। तो कार्बन भी चाहेगा कि इसके बाहरी कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, आइए देखते हैं कार्बन करेगा क्या। तो कार्बन 2 काम कर सकता है। पहला काम क्या कर सकता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, और यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो कार्बन C4- बनाएगा, और कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं? 6, और ये उष्मा गतिक रूप से संभव नहीं होता,
कि 6 परमाणु वाला नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन रखे, ऐसा उष्मागतिक रूप से संभव नहीं है। यानी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता। क्लियर, ये बात समझ में आ रही होगी। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10 और कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं? 6। और थर्मोडाइनेमिकली यानी उष्मागतिक रूप से 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी रख नहीं सकता है। क्लियर। दूसरी बात क्या हो सकती है कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, और यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो C4+ बनाएगा। क्लियर। लेकिन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि संभव नहीं होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो बात आएगी कार्बन अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो, यानी उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों की तरह हो। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस की तरह कैसे होगा? इसके लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझा किसके साथ करेगा? कार्बन कार्बन के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, या किसी और परमाणु के साथ भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करता है। क्लियर। और इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हो रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा वे परमाणु आपस में जुड़ेंगे, यानी कि आबंध बनाएंगे, और 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसी को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। यानी कार्बन कौन सा बंध बनाएगा? कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाएगा, कार्बन आयनिक आबंध नहीं बनाता। क्लियर। तो यदि अब हम लोग जानेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो हेडिंग लगा लेते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध क्या कहा जाता? कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। तो एक बार परिभाषा को लिख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा, परस्पर साझेदारी के द्वारा बनने वाले, साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को कौन सा आबंध कहा जाता? सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। क्या होगा? 2 परमाणु हो या 2 से ज़्यादा परमाणु हो और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की परस्पर क्या हो? साझेदारी हो। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा तो उनके बीच आबंध बनेगा, उस आबंध को सहसंयोजी आबंध कहेंगे। क्लियर। तो बात ये आएगी कि 2 परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो सकती है? तो 2 परमाणुओं के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो सकती है। चूँकि अगर बात करें सहसंयोजी आबंध की, तो सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर। सहसंयोजी आबंध की हम लोग बात करें, सहसंयोजी आबंध के प्रकार की, सहसंयोजी आबंध के प्रकार की बात की जाए, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के?
तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एकल सहसंयोजी आबंध, एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक होता है द्विसहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और एक होता है त्रिसहसंयोजी आबंध, ट्राई कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो तीन प्रकार के सहसंयोजी आबंध होते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से तीनों के बारे में जानते हैं कि तीनों कौन कौन से होते हैं। यदि हम लोग पहले की बात करें, पहला जो सहसंयोजी आबंध है, पहला कौन सा है? एकल सहसंयोजी आबंध, एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात की जाए, एकल सहसंयोजी आबंध क्या होता है? यदि क्या हो रहा हो, दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध कौन सा आबंध कहलाएगा? एकल सहसंयोजी आबंध कहलाता है। आबंध एकल सहसंयोजी आबंध कहलाता है, ठीक है। अगर दो परमाणु है और दो परमाणु, मान लीजिए ए और बी दो परमाणु हैं, ठीक है, और इनके बीच क्या हो रहा हो? एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही हो, तो यह सहसंयोजी बंध तो है, लेकिन कौन सा बंध है? एकल सहसंयोजी आबंध या बंध कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही जो दूसरा होता है द्विसहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, ठीक है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब क्या हो रहा है, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही हो, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही हो, तो उसके द्वारा जो आबंध बनेगा उसे द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध कौन सा आबंध कहलाएगा? द्विसहसंयोजी आबंध कहलाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए ए और बी दो, चूँकि इसका डेफिनेशन आप लोग आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। बस क्या करना है, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को कौन सा आबंध कहा जाता? द्विसहसंयोजी आबंध। अगर दो परमाणु हैं और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, और दो दो, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, मतलब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो इस आबंध को क्या कहेंगे? है तो सहसंयोजी आबंध, लेकिन कौन सा कहलाएगा? तो यह आबंध कहलाएगा द्विसहसंयोजी आबंध कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार त्रिसहसंयोजी आबंध कैसे किस डिफाइन करेंगे? तो यदि यहाँ देखिए त्रिसहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध की यदि हम लोग बात करें, ट्राई कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा? इसमें दो परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनेगा उसे हम लोग त्रिसहसंयोजी आबंध कहेंगे। दो परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए? तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनेगा, जो सहसंयोजी आबंध बनेगा, उसी को हम लोग कौन सा आबंध कहेंगे? त्रिसहसंयोजी आबंध कहेंगे, ठीक है।
तो इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी कि सहसंयोजी आबंध किसे कहा जाता। सहसंयोजी आबंध के 3 प्रकार हैं और तीनों को यहाँ पर 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एकल सहसंयोजी बंध, 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्विसहसंयोजी बंध, 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी त्रिसहसंयोजी आबंध। क्लियर? इतनी बात अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ चुकी होगी। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कार्बन जो है वह जब यौगिक बनाता है तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके यौगिक बनाता है। ठीक है, तो कार्बन की तरह ही कुछ और भी परमाणु हैं, कुछ और भी तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा आबंध बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा आबंध बनेगा तो वह एक यौगिक या अणु का रूप लेगा। यानी कार्बन की तरह ही कई सारे परमाणु या तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणु या यौगिक बनाते हैं। जैसे आइए हम लोग कुछ यौगिकों के बारे में जानते हैं या अणुओं के बारे में देखते हैं। जैसे कि यदि हम लोग बात करें H2 की बात करें, ठीक है, H2 कैसे बना होगा तो इसमें दिख रहा होगा कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोजन की बात की जाए तो यदि आप सबको हाइड्रोजन के बारे में पता हो तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या किया जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस बिंदु सूत्र बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाता, तो इसके इलेक्ट्रॉन को या तो हम लोग डॉट के द्वारा दिखाएंगे या तो क्रॉस के द्वारा। डॉट इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा दिखाया जाता, या तो आप इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा दिखा सकते हैं या क्रॉस के द्वारा दिखा सकते हैं, तो किसी के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा दिखाएंगे। तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? अब क्या होगा, ये दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और तो इस तरह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी तरह हो गया? उत्कृष्ट गैस की तरह, यानी हीलियम की तरह हो गया। और ये इसका भी क्या हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम की तरह हो गया। यानी इसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों की तरह हो गया, यानी अब यह स्टेबल हो चुका है। ठीक है, और इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो एक सिंगल बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? यह ऐसे घेरा नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यह कहलाएगा एकल सहसंयोजी आबंध। तो हाइड्रोजन में कुछ ऐसा होगा। क्लियर? यदि हम लोग क्लोरीन की बात करें, Cl2 की बात करें, ठीक है, Cl2 की बात की जाए, कुछ ऐसा होगा। इसमें क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। क्लियर? एक ये है और एक ये है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्लोरीन की बात करेंगे तो आप सबको शायद क्लोरीन के बारे में पता होगा। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता। क्लियर? तो यहाँ दिख रहा था ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, यानी सहसंयोजी आबंध बना है। यहाँ की बात करेंगे तो Cl2 की बात करेंगे, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन की अगर परमाणु क्रमांक की बात की जाए 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, यानी बाहरी कोश में कितने? 7। तो यहाँ पर किस इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता? बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, दिखा दिया। यहाँ पर भी क्लोरीन ही है तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, दिखा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन परमाणु चाहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस की तरह हो। ठीक है, यानी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो इसका 8 हो गया। अब ये वाला भी सेम काम, इसका भी 8 हो गया और दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? 1 की। तो सिंगल आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड Cl कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है? अब यदि हम लोग O2 की बात करें, O2 की बात की जाए कुछ ऐसा। क्लियर? मतलब उसमें भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को बना लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2, 6, यानी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 होंगे। और यदि बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहला काम होगा कि इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करना। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ही है तो इसके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, दिखा दिया। क्लियर। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस की तरह हो, यानी इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करेगा, और ये वाला भी चाहेगा इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये वाला इससे 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और ये वाला इससे 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और दोनों का 8-8 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया तो 8 हो गए और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया तो इसके भी 8 हो गए। क्योंकि यहाँ दिख रहा होगा कि 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो कौन सा आबंध, कौन सा सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो कौन सा आबंध बनता है, द्विसहसंयोजी आबंध बनता है। ऐसे यदि हम लोग बात करें अमोनिया की बात करें, NH3 होता है, शायद आप सबको फार्मूला याद होगा। क्लियर। तो नाइट्रोजन है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, कुछ इस तरह से हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सबको पता होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2, 5, यानी बाहरी कोश में 5, तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही प्रदर्शित किया जाता है, दिखा देंगे कुछ इस तरह से। और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने हैं, 1-1 सबके होंगे। इसके बाहरी कोश में कितने हैं 5 हैं। ठीक है, और ये क्या चाहेगा सबके साथ 1-1, चूँकि अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, हीलियम जैसा बना लेगा, ये वाला भी हीलियम जैसा बना लेगा, उत्कृष्ट गैस जैसा, और ये वाला भी हीलियम के जैसा बना लेगा। तो प्रत्येक हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, लेकिन इस नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, कुछ इस तरह से। क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बचा रह गया। ठीक है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया है उसी को लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। क्लियर। यदि हम लोग CH4 की बात करें, CH4 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहला काम परमाणुओं को व्यवस्थित करना, कुछ ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं अभी, लेकिन ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है, बस अभी समझाने की बात की जा रही है। तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, आप सबको पता ही है। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 4, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हर एक हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा और हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, कुछ इस तरह से। इतनी बात समझ में आ रही होगी। और कार्बन के बाहरी में 4 है, उसने हर एक हाइड्रोजन से 1-1 साझा किया तो कार्बन के पास कुल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया, 1-1 यहाँ साझा किया, 1-1 यहाँ साझा किया और 1-1 यहाँ साझा किया। तो इस तरीके से हम लोग बता पाएंगे कि कार्बन के अलावा भी कई सारे तत्व ऐसे हैं, कई सारी अधातुएं ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके सहसंयोजी आबंध बना के सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है।